हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है मिडाइवल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजस्थान। इसका पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे आज, यानी कि जो मध्यकालीन राजस्थान है उसके अंदर राजस्व व्यवस्था किस प्रकार से थी उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये कंटिन्यूएशन है पार्ट 1 का। पार्ट 1 के अंदर भी हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, तो जो भी छात्र जिन्होंने जो अभी ज्वाइन किए हैं उनको मेरी ये सलाह रहेगी कि वो आप मेरा जो है पार्ट 1 पहले इस टॉपिक का देख लें और उसके बाद पार्ट 2 पे आएँ, ताकि उनकी जो है एक अंडरस्टैंडिंग ढंग से हो पाएगी। मेरा नाम कुलदीप सिंह राठौड़ है और मेरा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी, इंट्रोडक्शन देखा था हमने कि भाई किस प्रकार से जो कृषि जो था भू राजस्व का एक प्रमुख आधार हुआ करता था। फिर हमने बात करी जो भू राजस्व व्यवस्था है उसके अंदर हमने भूमि के वर्गीकरण के बारे में देखा कि भूमि कितने प्रकार की होती है। जैसे हमने देखा खालसा, जागीर, इजारा, पसातिया आदि सभी भूमि का हमने विस्तृत रूप से जो है उसका अध्ययन किया था। उसके बाद हमने भूमि के विभिन्न वर्गीकरण जो है अलग अलग आधारों पर उसके बारे में हमने चर्चा करी कि भाई अनुदानित भूमि क्या होती है, फिर ठीक है उपज के आधार पर कौन सी भूमि होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। उसके साथ साथ फिर हमने टैक्स असेसमेंट सिस्टम जो है कर निर्धारण की जो प्रणाली क्या हुआ करती थी मध्यकाल में उसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा बटाई व्यवस्था क्या होती है, कूट क्या होती है, बिगोड़ी क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने बात करी। ठीक है, और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे जो भू राजस्व का प्रशासन है उसके बारे में हम तथ्यों को देखेंगे। विभिन्न प्रकार के जो किसान हुआ करते थे उन किसानों के नाम को भी हम देखेंगे और आदि सभी तथ्यों के ऊपर हम विस्तृत रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करते हैं भू राजस्व प्रशासन की। तो जो लैंड रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन था इसके बारे में अगर हम देखें तो भूमि के विभिन्न विभाग हुआ करते थे। जो हमारी भूमि थी ये भूमि हुआ करती थी, इसके विभिन्न क्या हुआ करते थे, विभाग हुआ करते थे। जैसे कि हमने बात करी थी कौन कौन से विभाग देखे थे। एक हमने देखा था खालसा, ठीक है। खालसा के अलावा हमने क्या देखा था, जागीर देखा था। उसके अलावा हमने क्या देखा था, भूम देखा था, शासन देखा था, शासन भूमि जो हमने देखी थी। तो ये अलग अलग प्रकार की भूमि हमने उसमें चर्चा करी थी। उसके बाद हम जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सबसे पहले जो हमारी खालसा भूमि हुआ करती थी, तो इस खालसा भूमि की जो देख रेख है ना वो कौन करता था, दीवान के द्वारा इसकी देख रेख की जाती थी, वो उसके निजी प्रबंधन के ऊपर रहती थी। ठीक है, तो ये पहली खालसा भूमि हुआ करती थी। दूसरी हमने बात करी हवाला। तो जो हवाला वाली भूमि थी, ये हवाला वाली भूमि किसके, हवलदार के नियंत्रण में रहती थी, यानी कि इसका जो नियंत्रण है वो किसके पास हुआ करता था, हवलदार के ऊपर जो है इसका नियंत्रण रहता था। तीसरी हमने बात करी थी जागीर भूमि। तो जागीरदारों के नियंत्रण में रहती थी और यहीं से जो है विभिन्न प्रकार के मठ, मंदिर, चारण और इन सभी लोगों को जो अनुदान है पुण्य के लिए जो दी जाती थी भूमि, वो जागीर क्षेत्रों से ही दी जाती थी। और उसके साथ साथ जो है एक और तथ्य हमने देखा, शासन भूमि। तो शासन भूमि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि धर्मार्थ से संबंधित जो भूमि है जिसपे किसी भी प्रकार का कर जो है नहीं लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, शासन। तो ये सारे तथ्य हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, तो इसको वापस से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप उस लेक्चर को रिफ़र कर लीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं लैंड रेवेन्यू भू राजस्व प्रशासन का जो पहला मुख्य अधिकारी है वो कौन है, तो वो है दीवान। तो दीवान जो है ये पद मुग़ल प्रभाव से प्रभावित है, यानी कि जो मुग़ल प्रशासन था वहाँ से ये पद क्या है, प्रभावित है। तो ये जो अधिकारी हुआ करता था ये वित्त और राजस्व मामलों का सर्वोच्च अधिकारी के रूप में इसको जाना जाता था। और ये जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण पद के रूप में जो है इसको जाना जाता था, जिसके विभिन्न विभाग भी हुआ करते थे। विभिन्न विभागों में हम देखते हैं कि जैसे दीवान खालसा हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम देखें दीवान जागीर हो गया, महकमा पुण्यार्थ हो गया, आदि सभी अन्य विभागों के अंदर इसको जाना जाता था। और ये जो है खालसा भूमि, खालसा यानी कि जो राज्य के सीधे नियंत्रण में है, उसकी देख रेख का जो प्रमुख कार्य है वो किसको दिया जाता था, वो दिया जाता था दीवान को। ठीक है, तो ये दीवान के बारे में कुछ तथ्य थे। उसके बाद हम बात करते हैं अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट अधिकारी है वो है आमिल। तो आमिल जो है वो किसका है, परगना जो हुआ करता था, परगने का प्रमुख अधिकारी है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि परगना क्या था एक्चुअली। तो परगना जो है उसको आप तहसील से कोरिलेट कर सकते हो कि भाई परगना और तहसील जो है वो लगभग जो है क्या है, सिमिलर सी ही चीज़ें हैं। सबसे पहले अकबर के समय जो है, अकबर के काल में जो अकबर ने प्रांतीय व्यवस्था चला रखी थी, तो उसमें अजमेर प्रांत जो है, जिसको प्रांत को सूबा भी कहा जाता था, या अजमेर प्रांत या सूबा कहा जाता था, उसके अंदर विभिन्न सरकारें हुआ करती थी। ठीक है, ये सरकारें हुआ करती थी जिनको अभी हम वर्तमान में जैसे मान लीजिए जिला प्रशासन जो है इसका हिस्सा है,
और इनके सरकारों के अंदर बहुत सारे परगने हुआ करते थे। ठीक है, इन परगनों को आप तहसील के रूप में जान सकते हैं। तो ये जो परगनों की जो देख रेख का कार्य था, राजस्व वसूली का जो कार्य है, वो किसके नियंत्रण में था? वो आमिल के नियंत्रण में हुआ करता था। ठीक है, तो यानी कि आमिल क्या था? आमिल इसी परगनों का जो है राजस्व कलेक्शन का एक मुख्य अधिकारी हुआ करता था। उसके साथ साथ इसका अन्य कार्य ये था कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, भू राजस्व संबंधी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उसको भी ये मेंटेन करता था। किसकी सहायता से? पटवारी हो गया, कानूनगो हो गया, इन सभी की सहायता से वो क्या इन कार्यों को पूरा करता था। उसके बाद तीसरा व्यक्ति आता है हमारे पास हाकिम। हाकिम कौन होता था? तो ये जो कानून व्यवस्था स्थापित करने वाला जो प्रमुख अधिकारी है, और ये भी परगनों के ऊपर ही था। तो परगना के अंदर ही जो है प्रमुख अधिकारी हुआ करता था कानून व्यवस्था से संबंधित हाकिम। और परगना में ही जो राजस्व से संबंधित अधिकारी है, उसका क्या नाम हुआ करता था? उसका नाम था आमिल। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगला आता है हमारे पास जो है साहणे। तो साहणे क्या हुआ करता था, उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो ये जो था, ये व्यक्ति किसी भी भू राजस्व के निर्धारण में राज्य का कितना हिस्सा होगा, उस हिस्से को निर्धारित करने वाला व्यक्ति कौन था? साहणे हुआ करता था। यानी कि जो है राज्य का हिस्सा जो है निर्धारित करने वाला व्यक्ति कौन हुआ करता था? साहणे इसको हम कहते थे। उसके बाद आता है हमारा याददाश्त। तो याददाश्त क्या हुआ करती थी? तो याददाश्त जो है एक पट्टा के प्रकार थी। ठीक है, ये क्या था? एक पट्टा था। यानी कि जब शासक जो था, राजा तो था, वो किसी भी जागीर को, किसी जागीरदार को कोई जागीर अगर प्रदान करता है, मान लीजिए ये आपका राजा है और ये जागीर जो है इस व्यक्ति को इसने जागीर प्रदान की है, तो इसको एक पट्टा दिया जाता था। उस पट्टे का ही नाम क्या हुआ करता था? याददाश्त हुआ करता था। तो ये तथ्य भी आपको याद रखना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके साथ साथ हम कुछ और भी जो है अन्य अन्य प्रकार से जो है क्या हुआ करती थी, शब्दावलियाँ हैं। शब्दावलियों में सबसे पहले बात आती है अड़सट्टा। अड़सट्टा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अड़सट्टा जो है कई बार सवालों में पूछा जा चुका है। तो अड़सट्टा जयपुर से संबंधित है, और ये जो शायर है ये भी जयपुर से संबंधित है। जो अड़सट्टा है वो भूमि जो है उसका रिकॉर्ड संबंधी जो है उसको क्या कहा जाता है? अड़सट्टा कहा जाता है। यानी कि जो भूमि है उसको क्या कहा जाता है? जो भूमि संबंधी जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या कहा जाता है? अड़सट्टा कहा जाता है। और ये जयपुर से संबंधित है, यानी कि जयपुर के जो भूमि रिकॉर्ड्स थे उनको क्या कहा जाता था? अड़सट्टा कहा जाता था। जबकि शायर जो है ना, शायर मान लीजिए ये जयपुर की सीमा है, तो इसकी सीमा पर जो टोल टैक्स वगैरह लगता था, चुंगी कर जो लगता था, ठीक है, सीमा शुल्क जो लगता था, उस सीमा शुल्क चुंगी कर को ही क्या कहा जाता था? शायर। उसके संयुक्त रूप को क्या कहा जाता था? शायर। तो अड़सट्टा और जो हमारा शायर है, दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों जयपुर राज्य से संबंधित हैं। एक जो है वो भूमि से संबंधित रिकॉर्ड है जो कि अड़सट्टा है, और शायर जो है वो क्या है? चुंगी कर का ही एक रूप है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो थी छटुंद। तो छटुंद क्या था? तो छटुंद जो है वो मेवाड़ से संबंधित था। मेवाड़ राज्य में ये प्रचलित थी, जिसमें जो है जागीरदार जो हुआ करता था, जागीरदार अपनी उपज का 1/6 हिस्सा जो है लगभग किसको देता था? वो राजा को देता था। तो ये जो प्रथा थी, इसी प्रथा को क्या कहा जाता था? छटुंद कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा भी कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, तो उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट छूट गई थी यहाँ पे, तफ़ेदार क्या होता है? ठीक है, तो तफ़ेदार जो है, जब अनेक अनेक गांव हुआ करते थे किसी भी राज्य के अंदर, तो उन गांवों से जो है विभिन्न प्रकार का राजस्व एकत्रित किया जाता था। ठीक है, और उस राजस्व का जो लेखा जोखा रखने वाला जो व्यक्ति हुआ करता था, उसका क्या नाम था? तफ़ेदार था। यानी कि तफ़ेदार क्या था? एक प्रकार से जो जितने भी गांव हैं, गांवों से कितना राजस्व की वसूली की गई है, उस सभी संबंधी रिकॉर्ड जो है उनको रखने का कार्य किसका था? तफ़ेदार का होता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके साथ साथ एक चीज़ और आप ये याद रखिए कि कभी एक स्टेटमेंट भी ये भी पूछ सकते हैं कि ये शायर दरोगा क्या था? ठीक है, शायर दरोगा क्या था? तो शायर हमने क्या देखा? चुंगी कर देखा। तो ये चुंगी कर को जो वसूल करने वाला जो व्यक्ति है, उसी को हम क्या कहेंगे? शायर दरोगा कहेंगे। और इसकी नियुक्ति कौन? राज्य के द्वारा की जाती थी। ठीक है, इसके बारे में भी आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारी चीज़ें थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। क्या थी ये सारी? भू राजस्व प्रशासन के से संबंधित अधिकारी हुआ करते थे, जैसे दीवान, आमिल, हाकिम, साहणे, ठीक है, याददाश्त, तफ़ेदार। और इसके अलावा भी कुछ जैसे अड़सट्टा क्या होता है, शायर क्या होता है, छटुंद क्या होती है, शायर दरोगा क्या होता है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसको हम लास्ट में एक बार क्विक रिवीजन के समय जो है इसको हम ढंग से देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और छूट गया था, तो मैं उसको भी आपके अब साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो है महकमा ए पुण्यार्थ क्या था, महकमा ए पुण्यार्थ क्या था, इसको भी एक बार आप समझ लीजिए। महकमा ए पुण्यार्थ क्या था? तो ये जो है जागीरदार जो था, जागीर जो भूमि से क्या किया जाता था, जो विभिन्न धर्म से संबंधित जो है जो लोग हैं, धर्म यानी कि जो इसमें रिलीजन से आप मत इसको कंफ्यूज कीजिए। इसमें जो है धर्म का अर्थ ये होता है कि भाई किसी भी प्रकार से कोई गरीब व्यक्ति हो गया, ठीक है, साधु संत हो गए, इन सबको जो दान दिया जाता था, इनको कोई भूमि से संबंधित या फिर कोई जो बेनिफिट वगैरह दिए जाते थे, उसी को क्या कहा जाता था, महकमा पुण्यार्थ कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके साथ अपन अब चलते हैं आगे, और हमारा जो अगला पार्ट आता है वो आता है हमारा टैक्सेशन सिस्टम। तो कर व्यवस्था के अंदर मुख्यतः हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं कि जो कर की दर थी, रेट कितनी थी, भू राजस्व की दर कितनी हुआ करती थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो भू राजस्व के अतिरिक्त तो जितने भी प्रकार के कर लगते थे उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जिसको सायरा जिहत कर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं इसकी जो भू राजस्व की दरें हुआ करती थी उनको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो भू राजस्व की जो दरें हुआ करती थी उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो विभिन्न प्रकार की भू राजस्व कैसे लिया जाता था उस पद्धति में। एक तो बिघोड़ी पद्धति, यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई नकदी फसल है, उस नकदी फसल के ऊपर जो प्रति बीघा है उस पर कितना दर से जो आपको देना पड़ रहा है, उसी व्यवस्था को क्या कहा जाता था, बिघोड़ी कहा जाता था। ठीक है, और इसके अलावा लाटा कुत्ता पद्धति भी हमने पिछले वाले लेक्चर में देखी थी कि भाई जो उपज का अनुमान लगाकर या फिर जो हमारी फसल हम जब काट देते हैं उसके बाद जब उसकी जो अनुमान है उसमें हम निर्धारण करते हैं राज्य का कितना हिस्सा होगा, उसको हम जो है लाटा कुत्ता पद्धति भी कहते हैं। इन दोनों के बारे में हमने बात करी। तो कुल मिला के जो भू राजस्व की दरें थी वो लगभग 1/3 से लेकर 1/4, और कुछ कुछ राज्यों में ये 1/6 1/7 भी हुआ करती थी। किंतु सिर्फ ये भू राजस्व प्लस अन्य जो कर लिए जाते थे किसान से, उन सभी को मिला मिली के जो 3/5 हिस्सा था वो कर के रूप में चला जाता था किसान का, और किसान के पास मात्र 2/5 हिस्सा ही क्या बचता था, वो उसके खुद के उपयोग, निजी उपयोग के लिए जो बचने वाला था वो कितना था, मात्र और मात्र 2/5 हिस्सा ही जो है वो किसान के पास ये बचता था। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ 2-3 प्रकार के जो भू राजस्व हुआ करते थे उनके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि उनके क्या क्या नाम थे। एक तो है उद्रंग, इसको ऐसे लिखा जाता है उद्रंग। ठीक है, एक है भाग। ये उद्रंग और भाग दोनों ही भूमि पर लगने वाला कर है, भूमि कर है। ठीक है, तो उद्रंग हो गया चाहे भाग हो गया, दोनों के दोनों क्या है, भूमि पर लगने वाले कर हैं। जो उद्रंग था हमारा, इसको एक बार वापस डिस्कस कर लेते हैं। तो उद्रंग जो था हमारा, उद्रंग कैसे लिया जाता था, उद्रंग की जो है विभिन्न विभिन्न दरें हुआ करती थी, जो कि क्या कर लिया जाता था, उसमें उपज जो होती थी, जैसे मान लीजिए किसान की कुछ उपज हुई, उस उपज का एक निश्चित हिस्सा, जनरली 1/6 या 1/8 ऐसे कुछ हिस्सा जो है किसान की उपज का, वो उससे राज्य को देना पड़ता था। उसी कर को हम क्या कहते थे, उद्रंग कहा जाता था। किंतु इसमें आपको एक तथ्य इंपॉर्टेंट है, ये जो भूमि है किसान की खुद की होती थी, यानी कि इसका स्वामित्व किसके पास था, किसान के ऊपर जो है इसका, किसान के पास ही इसका स्वामित्व हुआ करता था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी कि हमने क्या बात करी, उद्रंग के अंदर हमने ये देखा कि भाई किसान के स्वामित्व वाली जो भूमि है उस पर एक निश्चित हिस्सा राज्य को देना होता था अपनी उपज का, जिसको हमने क्या कहा, उद्रंग के रूप में उसको जाना जाता है। किंतु दूसरा आता है भाग। अब ये भाग क्या होता है, तो भाग के बारे में आप जैसा ये समझिए कि राज्य के अंदर एक ये भूमि है जिस पे किसी भी प्रकार के किसी भी किसान का या किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्वामित्व नहीं है। तो इस भूमि पर जो है मान लीजिए इस एक वर्ष में किसी व्यक्ति ए व्यक्ति ने किसानी करी, दूसरे साल किसी ने बी ने, किसी ने तीसरे ने सी ने, इस तरीके से उन्होंने करी। तो इन पर जो है अलग अलग रूप से जो है जो कर लिया जाता था, मान लीजिए इस साल इसने करी तो इससे कर वसूला, फिर अगली बार कर वसूला, उसका एक निश्चित हिस्सा जो है वो राज्य के पास जाया करता था। तो इस प्रकार के कर को क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। यानी कि अगर मुख्य रूप से अगर इनका अंतर देखें हम, तो ये जो था, ये स्वामित्व जो था हमारा, स्वामी अगर है तो, और अगर ये यहाँ पे स्वामी नहीं हुआ करता था तो भाग कर लिया जाता था। अब इसमें एक तथ्य देखिए, चूंकि यहाँ पे स्वामी नहीं है तो भाग की जो मात्रा है, जो भाग कर लिया जाता था उसकी दर जो है वो ज़्यादा हुआ करती थी उद्रंग से। ठीक है, ये आप एक तथ्य आपको याद
रखना है। ठीक है, तो यानी कि आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि उद्रंग क्या होता है, भाग क्या होता है। एक तीसरा भी आता है हिरण्यक, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हिरण्यक क्या हुआ करता था, तो मान लीजिए उद्रंग और भाग जो है वो उपज के रूप में लिया जाता था। मान लीजिए किसान के पास अगर 100 कुंटल अनाज हुआ है तो इसका 1/6 हिस्सा वो राज्य को दे दिया जाता था, यानी कि वो 6 कुंटल जो है वो किसको दे देता था, राज्य को दे देता था। किंतु हिरण्यक के अंदर जो है मुद्रा के रूप में जो है उससे किसान से जो है ये राशि वसूल की जाती थी, इसको हिरण्यक के रूप में जाना जाता था। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, हिरण्यक, भाग और उद्रंग। ठीक है, आपको ये दोनों तीनों तथ्य आपको क्लियर हो चुके होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आप जो है इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। ठीक है, और मान लीजिए किसी भी प्रीलिम्स या फिर मेंस के अंदर जब ये आएगा तो आपको एक एडिशनल एज हमेशा ही रहेगा और यहाँ से सवाल पूछने के चांसेस जो हैं वो भी हमेशा बने रहते हैं। अब हम बात करते हैं सायरा जिहाद कर की। ठीक है, तो सायरा जिहाद कर के बारे में अगर हम देखें तो ये जो कर थे ये तो क्या थे, भू राजस्व से संबंधित कर थे, किंतु इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के कर लगते थे। जैसे कई कुछ वस्तु की जब बिक्री की गई तो वस्तु की बिक्री के ऊपर जो कर लगता था, ठीक है, सेल ऑफ पेरिशेबल्स, ठीक है, उसके ऊपर जो कर देना पड़ता था। उसके साथ साथ चुंगी कर जो दिया जाता था, फरोही दिया जाता था, फरोही के बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे विस्तृत रूप से। नाता हो गया, घरेची हो गया, इस प्रकार के जो कर थे जो कि भू राजस्व के अतिरिक्त जो भी दिए जाते थे, इसके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के कर हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, सायरा जिहाद कर के रूप में जाना जाता था इनको। तो एक बार इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी वस्तु की बिक्री पे, ठीक है, या फिर जो चुंगी कर है, टोल टैक्स है, चुंगी के ऊपर जो कर लगता था वो, इन सभी को क्या कहा जाता था, सायरा जिहाद कर कहा जाता था। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है फरोही। तो फरोही क्या होता है, तो फ फरोही के रूप में इसको कैसे जाना जाता है, मतलब फरोही क्या था, तो कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय करते थे तो उन व्यवसायों को जो टैक्स देना पड़ता था राज्य को, उसको क्या कहा जाता था, फरोही कहा जाता था। यानी कि ये क्या है, बिजनेस, तो बिजनेसमैन को जो एक कर देना पड़ता था उसको फरोही कहा जाता था। अगला आता है नाता। तो नाता क्या होता था, तो विधवा का जब पुनर्विवाह होता था, ठीक है, तो विधवा के पुनर्विवाह पर भी एक कर देना पड़ता था, उसको क्या कहा जाता था, तो ये क्या है, विधवा के विवाह पर जो कर लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था, नाता कहा जाता था। तीसरा आता है घरेची। घरेची क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं घरेची। तो घरेची जो है, मान लीजिए आप बिना विवाह के किसी स्त्री को अपने पास रख रहे हो तो उस स्त्री को रखने की वजह से जो कर दिया जाता था, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, घरेची कहा जाता था। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हो गई हमारे पास, कौन कौन सी। सबसे पहले बात करी हमने फरोही की। तो फरोही के बारे में हमने क्या देखा, जो फरोही था हमारा, फरोही में हमने ये देखा जो व्यवसाय के ऊपर कर लग रहा है उसको फरोही कहा जाता है। दूसरा देखा हमने नाता, यानी कि जो विधवा से के जो पुनर्विवाह पे जो लगने वाला कर है उसको नाता कहा जाता है। और घरेची के बारे में हमने क्या देखा, अविवाहित स्त्री को अपने साथ रखने पर जो है, अविवाहित स्त्री को साथ में रखने पर जो कर लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, घरेची कहा जाता है। अगला आता है दान या शुल्क। तो दान या शुल्क एक प्रकार से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था, मान लीजिए राज्य की ये सीमा है, यहाँ से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था, आयात निर्यात पर जो कर लगता था उसी को क्या कहा जाता था, दान या फिर शुल्क कहा जाता था। तो अब हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो है हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी डिस्कस कर लिए। सबसे पहले हमने देखा जो भू राजस्व का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। उन अधिकारियों के बारे में हमने बात करी, कुछ लैंड रिकॉर्ड्स की बात करी कि अड़सट्टा क्या होता है, सायर क्या होता है, छटुंद क्या होता है। उसके बाद हमने टैक्स सिस्टम के बारे में बात करी, भू राजस्व की दरों की बात करी और अन्य जो कर लिए जाते थे उनके बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं जो मध्यकालीन कृषक वर्ग था, उस कृषक वर्ग के बारे में बात करते हैं, किसान कौन कौन से प्रकार के हुआ करते थे। तो अब हम बात करते हैं जो मध्यकाल में कौन कौन से प्रकार के कृषक वर्ग हुआ करते थे उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं बापीदार की। ये जो बापीदार या फिर जो बिस्वेदार था, ये वो किसान हुआ करते थे, ये किसानों की एक ऐसी श्रेणी है जिनको स्वामित्व प्राप्त था। ठीक है, जो ये क्या थे, स्वामी थे अपनी भूमि के, और ये खालसा क्षेत्र के अंदर ये रहते थे। ठीक है, तो जो खालसा क्षेत्र के अंदर ऐसे किसान जो अपनी भूमि के स्वामी हुआ करते थे उनको बिस्वादार कहते थे या फिर बापीदार के रूप में जाना जाता था। यानी कि ये क्या है, ओनर हैं अपनी भूमि के। ठीक है, तो इनको एक पट्टा जारी किया जाता था राज्य के द्वारा
और इन पे इनको सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। राज्य जो है इनको अन्य प्रकार की जो है रियायतें देता था, उसके साथ साथ इनको क्या थे, अधिकार भी प्राप्त हुआ करते थे। तो ये जो था बिस्वेदार या बापीदार के बारे में हमने तथ्य देखे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इसके अंदर कि भाई बिस्वेदार या फिर बापीदार में क्या अंतर है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने बात करी, बिस्वेदार या बापीदार क्या होते हैं उसके बारे में हमने बात करी। अगला जो आता है किसान वर्ग की श्रेणी, दूसरा आता है रैयती। इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये रैयती क्या थे, ये वो किसान थे बेसिकली। और ये पहली बात तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो ब्रिटिश काल में रैयत वाली व्यवस्था थी उससे अलग है। ठीक है, ये वो व्यवस्था नहीं है, ये रैयत वाली व्यवस्था थोड़ी अलग है। इसके अंदर क्या होता था, मान लीजिए आपके एक किसान है, उसको ये जो भूमि है ये पट्टे पर दे दी जाती थी 1 साल के लिए। 1 साल के लिए ये भूमि पट्टे पर दे दी गई और इसके बाद जो है इस पर वो खेती करता था और उसके बाद एक उपज का एक निश्चित हिस्सा जो है वो राज्य को दे देता था। यानी कि इसको भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। 1 साल बाद फिर पट्टा जब दूसरे राज्य हो सकता है कि किसी दूसरे किसान को जो है वो दे दे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को क्या कहा जाता था, रैयती कहा जाता था। और ऐसे किसानों को क्या कहा जाता था, रैयती कहा जाता था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर रैयती कौन थे। तो रैयती वो किसान थे जिनको किसी भी प्रकार से पट्टे के आधार पर वो क्या रहते थे, 1 साल के लिए उनको स्वामित्व मिलता था, किंतु उसके बाद जो है उनका स्वामित्व खत्म हो जाता था। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद आता है अगला हमारे पास नान कर। नान कर क्या होता है, तो इसको आप बेसिकली ऐसे समझिए, ये नान कर क्या हुआ करता था। तो ये जो नान कर था ये होता था, मान लीजिए कोई कई सारे व्यक्ति जो हैं वो एक उस राज्य या जागीर के अधीन रह रहे हैं, तो वो जो है उनको राज्य जो है खाना पानी मुहैया करवाता था। तो उसके बदले में जो है उनसे कई सारे प्रकार की क्या ली जाती थी, बेगार ली जाती थी। तो एक प्रकार से किसी तरीके से कोई कर नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें बेगार के माध्यम से जो है इन व्यक्तियों को जो है बहुत सारे कार्य करवाए जाते थे और ये आगे चल के अत्यधिक शोषणकारी भी हुआ। ठीक है, तो अभी तक आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे, अगला टॉपिक देखते हैं अभी अपन, पाही कास्ट। पाही कास्ट क्या होते थे, तो पाही कास्ट जो है, पाही कास्ट इसको ऐसे लिखिए आप, पाही कास्ट नाम के ये कौन से व्यक्ति हुआ करते थे। मान लीजिए एक गांव है, इस गांव के अंदर कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास कोई खेत नहीं है। तो ये किसान जो है दूसरे गांव में जाके जब वहाँ पे खेती करते थे, तो इन किसानों को जो है वो क्या कहा जाता था, पाही काश्तकार कहा जाता था। यानी कि ऐसे किसान जिनके पास स्वयं के पास कोई भी भूमि नहीं है और वो दूसरे किसी गाँव में जाके जो है खेती करते हैं, उनको क्या कहा जाता था, पाही काश्तकार या फिर पाही कास्ट कहते थे। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। तो और उसके बाद अगला आता है शिकमी काश्तकार। तो ये जस्ट ऑपोजिट है किसका, बापीदार का। यानी कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास किसी भी प्रकार की भूमि नहीं है। ठीक है, भूमि पर कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, इनके पास कोई भी भूमि नहीं है। ठीक है, तो ये काश्तकार क्या करते हैं, किसी दूसरे के खेत पे जाते हैं और उसके खेत पे जाके क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो दूसरे खेत पे जाके जब कार्य करने का जो है, देखिए पाही कास्ट और शिकमी काश्तकार में अंतर है, ये दूसरे गाँव जा रहे हैं। ठीक है, और ये जबकि क्या है कि भाई एक खेत में इनके पास खेत नहीं है, तो किसी दूसरे के खेत में जाके ये कार्य कर रहे हैं, तो इनको शिकमी काश्तकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनको गैर बापेदार भी कहते हैं, गैर बापेदार कृषक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इनका दूसरा नाम क्या है, गैर बापीदार कृषक। ठीक है, ये चीज़ होती है। और इसके अलावा भी दो तथ्य और हैं जिसको एक बार हम कर लेते हैं एक बार डिस्कस, जिसमें सबसे पहले आता है रियायती। रियायती क्या था, तो रियायती जो है ये ऐसे मूल कृषक थे किसी भी गांव के अंदर जिनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। यानी कि मान लीजिए गांव के अंदर कुछ ऐसे कृषक हैं जिनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए उनको किसी प्रकार से कर से छूट हो गई, अनेक प्रकार के जो विशेषाधिकार जब उनको प्राप्त थे उनको क्या कहा जाता था, रियायती। तो आपको ये नाम से ही पता चल गया होगा, रियायत जिनको दी जा रही है, जिनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वैसे किसानों को क्या कहा जाता था, रियायती कहा जाता था। तो एक पॉइंट यहीं पे ऐड कर लीजिएगा आप। ठीक है, एक पॉइंट यहीं पे ऐड कर लीजिएगा, रियायती। और अगला जो आता है हमारे पास एक पॉइंट और है जिसको हम बात करते हैं गिवती। आखिर ये गिवती क्या होता है,
तो घेवती जो है वो स्थायी रूप से जो किसानी कर रहा है, मान लीजिए कोई गांव में स्थायी एक व्यक्ति है जो गांव में अब काफ़ी लंबे समय से स्थायी रूप से वो कहीं और बाहर नहीं जाता है, वहीं पे खेती करता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, घेवती के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास खेती से संबंधित या फिर जो किसानों की वर्ग के रूप में जाना जाते हैं, कौन कौन से बापीदार किसान होते हैं या फिर जिनको बिस्वादार भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे कौन होते हैं, रैयती होते हैं। ठीक है, रैयती के बारे में भी हमने बात करी। तीसरा देखा हमने नान कर क्या होता है। ठीक है, चौथा हमने देखा पाही कास्ट क्या होते हैं। अगला देखा शिकमी काश्तकार क्या होते हैं, रियायती क्या होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने बात करी घेवती क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ किसानों की प्रमुख जो है वर्ग थे जो कि मध्यकाल के अंदर राजस्थान के अंदर हुआ करते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट लाग बाग हुआ करती थी। यानी कि लाग बाग का अर्थ आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसानों से जो है, मान लीजिए एक किसान है, इस किसान से दो प्रकार से कर वसूला जाता था। एक तो भू राजस्व से संबंधित कर, ठीक है, भूमि कर जो है वो वसूला जाता था, और दूसरा जो है उससे विभिन्न प्रकार की लाग बाग वसूल की जाती थी। और कई जगह ऐसा लिखा गया है कि भाई 150 से ज़्यादा जो है लाग बाग किसानों से वसूल की जाती थी, और इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी जो है काफ़ी दयनीय हो गई थी। ठीक है, तो उसमें हम बात करते हैं कुछ कुछ विभिन्न प्रकार की जो लाग बाग है, उसमें लाग बाग जो है दो प्रकार की हुआ करती थी। एक जो है रेगुलर, रेगुलर यानी कि नियमित, ठीक है, और दूसरी हुआ करती थी अनियमित, अनियमित। तो जब इसमें जो रेट है, हमारी दर है, वो क्या रहती थी, फिक्स, तो इसको कहा जाता था, और इसमें फिक्स नहीं रहती थी अनियमित लाग बाग में। तो यानी कि जो नियमित लाग है उसके अंदर जो जो लाग की दर है वो क्या थी, फिक्स थी, जबकि अनियमित लाग के अंदर क्या है, लाग की दर क्या है, फिक्स नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने बात करी। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई जो इंपॉर्टेंट लाग हैं उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। बहुत सारी हैं ऐसे तो, लेकिन कुछ ही चीज़ों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो आती है हमारे पास, राली लाग, राली। अब ये क्या होता है राली, तो जो भी अगर हम बात करें, कुछ व्यक्ति जो अपने बच्चे या स्टूडेंट्स जो आप देख रहे होंगे इनके अंदर, तो वो जो अगर राजस्थान के ग्रामीण परिवेश हैं तो आपको पता होगा ये राली क्या होती है। तो राली क्या होती है, कुल मिला के जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों से एक गद्दा बनाया जाता है, उस गद्दे को ही क्या कहा जाता है, राली कहा जाता है। और ये गद्दा जो है जब किसी जागीरदार या किसी शासक को जब दिया जाता है तो उस पर जो कर लिया जा रहा है, मतलब ये कर के रूप में उससे लिया जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, राली लाग। यानी कि कर के रूप में क्या लिया जा रही है, ये राली ली जा रही है। और राली क्या है, बेसिकली ये कपड़े से बना हुआ गद्दा है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है राली लाग। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। अगला आता है हमारे पास दस्तूर। दस्तूर क्या होता है, तो दस्तूर जो है किसानों से अवैध रूप से एक राशि वसूल की जाती थी। ठीक है, राशि वसूल करते थे, कौन करते थे, ये पटवारी। एक प्रकार से इसको आप मान सकते हो कि एक तरीके से क्या है, रिश्वत ही है। ठीक है, जो कि पटवारी हो गए। ठीक है, या फिर इसके अलावा जो अन्य अधिकारी हुआ करते थे, चाहे पटेल हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कानून गो हो, ये सब लोग जो जिस प्रकार की अवैध राशि वसूल करते थे उसी को क्या कहा जाता था, दस्तूर कहा जाता था। एक प्रकार से क्या है, रिश्वत के रूप में ही आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद तीसरा आता है हमारे पास नजराना। नजराना क्या हुआ करता था, तो मान लीजिए आपका एक शासक है, शासक के अंडर बहुत सारे जागीरदार हैं, इन जागीरदारों को शासक को नजराना प्रस्तुत करना होता था। ठीक है, नजराना देना होता था। और इसके अलावा भी जो है, जैसे मान लीजिए जागीरदार है, इनको अपने शासक को नजराना वसूल करना है, तो ये कहाँ से वसूल करेंगे, तो ये जो विभिन्न किसान हैं उन किसानों से ये जो वसूल करते थे, एक प्रकार से जो कर वसूल करते थे, इसी को क्या कहा जाता था, नजराना कहा जाता था। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि नजराना कैसे होता था, चाहे जागीरदार अपने शासक को दे रहा है या फिर जो किसान है वो अपने शासक को या जागीरदार को दे रहे हैं, इन दोनों ही आधार पर ये क्या है, नजराना कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद आता है न्योता लाग। ठीक है, ये क्या होता है, न्योता लाग। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, न्योता लाग। तो मान लीजिए एक जागीरदार है, उस जागीरदार के बच्चे की किसी की शादी है, तो बच्चे की शादी के अवसर पर ये जो विभिन्न किसान हैं उन किसानों से जो कर लिया जाता था, उस कर को क्या कहा जाता था, न्योता लाग कहा जाता था। ठीक है, तो ये है एक प्रकार से न्योता लाग का कर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अगला, चंवरी कर। देखिए चंवरी कर जो है हमारा, और इसको आप किसान आंदोलन में भी पढ़ेंगे। जब आप किसान आंदोलन पढ़ेंगे, बिजोलियाँ का किसान आंदोलन पढ़ेंगे, बिजोलियाँ के किसान आंदोलन के अंदर भी ये चंवरी कर की वजह से ही जो है किसान आंदोलन आगे चल के जो है मोमेंटम पकड़ता है। तो ये जो चंवरी कर है, चंवरी कर क्या हुआ करता था, तो मान लीजिए किसान जो था, उस किसान की
बच्ची की शादी है, पुत्र या पुत्री की शादी हुआ करती थी, तो पुत्री या फिर पुत्र की शादी है, उस पर एक निश्चित राशि जो है वो क्या देनी पड़ती थी, जागीरदार को या शासक को देनी पड़ती थी, और उसी राशि को क्या कहा जाता था, चंवरी कर कहा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। न्योता लाग जो है वो जब जागीरदार के बच्चों का विवाह होता है तो उस समय किसानों से वसूल की जाती है। चंवरी कर जो है वो किसानों से ही वसूल की जाती है और किसानों के बच्चों के विवाह के अवसर पर ही वसूल की जाती है। यानी कि अल्टीमेटली जो ये वसूली है ये किससे की जा रही है, ये वसूली किसान से की जा रही है। ठीक है, आपको ये तथ्य याद रखना है, एक में जागीरदार के बच्चों की शादी है, एक में किसान के खुद के बच्चों की शादी है। तो ये दोनों तथ्य अगर आपको याद है तो अभी हम आगे चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगला क्या आता है, अगला टॉपिक आता है हमारे पास कुंवर जी का घोड़ा। तो ये भी एक मान लीजिए जागीरदार है, जागीरदार का जो सबसे बड़ा पुत्र हुआ करता था, बड़ा जो पुत्र था जागीरदार का, उसको कुंवर कहा जाता था। ठीक है, तो जो कुंवर था उसके जो कुल मिला के उसको घुड़सवारी सिखाई जाती थी, तो उस घुड़सवारी सिखाई जाने के लिए जो उससे कर लिया जाता था किसानों से, उसको क्या कहा जाता था, कुंवर जी का घोड़ा कर। ठीक है, जब कुंवर जी का मतलब कुंवर जी यानी कि जो जागीरदार का जो लड़का है, जब वो बड़ा हो जाता था तो उसको जो है घुड़सवारी सिखाने के लिए जो कर लिया जाता था किसानों से, उसको क्या कहा जाता था, कुंवर जी का घोड़ा कहा जाता था। ठीक है, फिर अगला आता है खिचड़ी कर। तो खिचड़ी कर के बारे में अपन बात करते हैं। खिचड़ी कर क्या था, तो मान लीजिए किसी गांव के अंदर जो है कोई सेना वगैरह जब युद्ध के मौके पर जब ठहरती थी, तो उनके खाने पीने का जो प्रबंध है उसके लिए, खाने संबंधी व्यवस्थाओं करने के लिए सभी किसानों से जो है जागीरदार क्या करते थे, कर वसूल करते थे। तो उसी को क्या कहा जाता था, खिचड़ी कर कहा जाता था। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद अगला आता है हमारे पास जाजम कर। ठीक है, तो ये जाजम लाग या फिर जाजम लाग क्या हुआ करती थी, मान लीजिए किसान ने अपनी कुछ भूमि है, उस भूमि को बेच दिया, तो उस भूमि के बेचने समय जो है जो कर लगता था, जो लाग लगती थी, उसको क्या कहा जाता था, जाजम लाग कहा जाता था। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, अंग लाग। अंग लाग क्या थी, तो अंग लाग जो है हमारी, प्रत्येक किसान जो था, मान लीजिए एक किसान है, उस किसान के घर में 5 व्यक्ति हैं, ये पांचों की जब आयु 5 वर्ष से ऊपर है मान लीजिए, तो सभी को एक एक रुपया जो है वो कर के रूप में देना पड़ता था, और उसी को क्या कहा जाता था, अंग लाग कहा जाता था। ठीक है, यानी कि किसान के प्रत्येक परिवार का जो सदस्य है उसको कुछ निश्चित राशि, चाहे वो 1 रुपया हो 2 रुपया हो, वो क्या करना पड़ता था, वो देना पड़ता था जागीरदार को, उसी को क्या कहा जाता था, अंग लाग कहा जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लागें थी जिसके बारे में हमने बात करी। राली लाग यानी कि जो है जो किसान जो है वो क्या करते थे, राली यानी कि जो कपड़े से बने गद्दे जो है लाग के रूप में देते थे जागीरदार को। दस्तूर लाग के अंदर एक प्रकार की रिश्वत देखी। नजराना यानी कि जो जागीरदार अपने राजा को देते थे। न्योता लाग यानी कि जब जागीरदार के बच्चों का विवाह होता था तब किसानों से वसूल किया जाता था। चंवरी लाग यानी कि जब किसान के बच्चों का विवाह होता था तब वो जागीरदार उससे वसूल करते थे। कुंवर जी का घोड़ा यानी कि जब जो बड़ा लड़का है जागीरदार का, जब वो बड़ा होकर घुड़सवारी सीखता होता था उस समय लेते थे। खिचड़ी लाग यानी कि जो सेना के ठहरते समय जो प्रकार से कर लिया जाता था गाँव वालों से, उसको कहा जाता है। जाजम का मतलब क्या होता है, जाजम लाग के बारे में हमने ये देखा कि जब आप कोई भूमि जो है उसको विक्रय यानी कि जब आप उसकी सेलिंग कर लेते हो तो आपको जो टैक्स वगैरह देना पड़ता है उसको जाजम कर कहते हैं। और उसके बाद आता है अगला, क्या आता है हमारा, अंग लाग। अंग लाग का मतलब किसान के जो किसान का जो परिवार है उसके जो प्रत्येक सदस्य हैं उनको एक निश्चित कर, 5 वर्ष की आयु से बड़े जितने भी हैं उनको एक निश्चित कर देना पड़ता था, उसको अंग लाग के रूप में जाना जाता था। और इसके अलावा भी कुछ और लाग थी जिसके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ आपको ब्रीफ। बकरा लाग। बकरा लाग यानी कि जो किसान है वो जागीरदार को एक बकरा जो है वो भेंट करते थे, उसको बकरा लाग कहा जाता था। बेसिक नाम से ही क्लियर है ये। ठीक है, तो बकरा लाग हमने बात कर ली। उसके साथ साथ एक देखा हमने सिंगोटी। सिंगोटी, ये सिंगोटी क्या है, मान लीजिए जो मवेशी वगैरह हुआ करते थे राजस्थान के अंदर, जो जो भी उस पर्टिकुलर जागीरदारी के अंदर, अगर मान लीजिए कोई किसान अपने मवेशियों को बेचता है तो उनकी बिक्री पर जो कर लगता था उसको क्या कहा जाता था, मवेशी की बिक्री पर जो लगने वाला कर है उसको सिंगोटी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और लास्ट आती है हमारे पास एक और है, उसको भी आप याद रख लीजिएगा, गनीम बराड़। तो ये गनीम बराड़ जो है ये क्या थी, ये मेवाड़ क्षेत्र में थी। पहली चीज़ तो ये क्या थी, मेवाड़ क्षेत्र में थी। और दूसरी ये चीज़ थी, जब युद्ध
के समय जो कर वसूल किया जाता था इसको युद्ध कर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास विभिन्न प्रकार की लाग बागें थी। तो आपको इसके अंदर एक तथ्य आपको क्लियर हुआ होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्रेरी है। ठीक है, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है कि मतलब अव्यवस्थित रूप से जो है मनमाने तरीके से जो है ये लाग बागें वसूल की जाती थी। तो इस वजह से जो किसान हुआ करता था, किसान पे अत्यधिक जो है लगान हो गया, चाहे जो है विभिन्न प्रकार के जो कर हो गए, उसका जो है उसके ऊपर बोझ रहता था। और इस वजह से अल्टीमेटली इन सभी की वजह से जो है किसान आंदोलन आगे प्रेरित होता है। तो हमने जो है एक किसान आंदोलन, जब हम अगला हमारा टॉपिक कवर करेंगे तो उसका जो एक बेसिस है वो बेसिस इन्हीं लाग बाग और ये जो भू राजस्व व्यवस्था थी मध्यकाल की, उसके ऊपर टिका हुआ था। तो हम किसान आंदोलन को पढ़ने से पहले अगर हम इस टॉपिक को अगर एक बार कवर कर लें तो हमारा जो है पकड़ जो है इस पर्टिकुलर जो भी हमारा सिलेबस है मॉडर्न हिस्ट्री जो है राजस्थान की, उसके ऊपर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ पाएगी और उसको जो है हम एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे, उसको डिलीवर कर सकेंगे। तो ये हमारा एक चैप्टर था। इस चैप्टर के बारे में आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें जो है नई समझ में आई होगी। और इसके अलावा भी आपके किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की। और उसके साथ साथ अगर आप मेरे को मेरी जो पीपीटी है, इस पीपीटी को अगर आपको चाहिए या फिर नोट संबंधी कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं अपना टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और इसके अलावा भी और भी कोई डाउट है या फिर जो है हम नए वीडियोस के अंदर अब मेरा ये कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम आरएस से रिलेटेड कोई स्ट्रेटजी वीडियोस बनाएं या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम एक बार मैं आपको जो है बताना चाहूँगा जिसकी वजह से आपका जो आरएस के अंदर प्रीलिम्स के अंदर स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। जैसा कि मेरा स्कोर कितना था, तो मेरा स्कोर 133.5 था, आपने देख लिया होगा इंट्रोडक्शन में। तो ये स्कोर मैं कैसे पहुंच पाया, मेरे दोनों बार जो है स्कोर काफ़ी अच्छे रहे। तो इस स्कोर तक पहुंचने के लिए मैंने कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा तवज्जो दी, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप उस वीडियो को अच्छे से देखें और बहुत जल्दी मैं उस वीडियो जो है आपके समक्ष लाऊँगा। और आशा रहेगी कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और उसके साथ साथ तो एक बार हम इस टॉपिक को जो है लास्ट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा भू राजस्व प्रशासन के बारे में देखा, जिसमें विभिन्न अधिकारियों के बारे में देखा, जैसे दीवान देखा, आमिल देखा, हाकिम देखा, साहणे देखा। ठीक है, याददाश्त देखा और तफेदार देखा। दीवान में हमने देखा कि भाई जो व्यक्ति खालसा भूमि का जो संपूर्ण नियंत्रण है वो दीवान करता था, ये वित्त और राजस्व मामलों में प्रमुख अधिकारी था। उसके बाद हमने बात करी आमिल। आमिल जो है राजस्व एकत्रण का काम करता था। हाकिम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, कानून व्यवस्था को। साहणे नाम का व्यक्ति जो है राज्य का कितना हिस्सा होगा उसके ऊपर चर्चा करता था। ठीक है, और उसके साथ साथ याददाश्त के बारे में देखा, पट्टे का एक प्रकार है याददाश्त। ठीक है, उसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद हमने बात करी तफेदार। तफेदार यानी कि जो गाँवों से जितना भी कर वगैरह वसूल किया जाता था उसको क्या कहा जाता था, उसको कलेक्ट करने का जो कार्य है वो किसका कार्य था, वो तफेदार का कार्य था। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी। उसके अलावा हमने अड़सट्टा देखा, सायर देखा, छटून देखा। अड़सट्टा यानी कि जयपुर राज्य में भूमि संबंधी जो कर है उसको कहा जाता था अड़सट्टा। सायर हमने देखा चुंगी कर, और ये जो जितने भी थे। सायर के बारे में हमने क्या बात करी, सायर के बारे में हमने एक्चुअली एक ये चीज़ देखी थी सायर के अंदर कि तो जितना भी, एक बार इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो जितना भी सायर के अंदर हमने क्या देखा था, सायर के अंदर हमने देखा था सीमा शुल्क के बारे में बात करी थी, या चुंगी कर जितना भी लगता था उसके बारे में हमने बात करी थी। फिर हमने बात करी छटुंद की। ठीक है, तो छटुंद के अंदर हमने क्या देखा, छटुंद जो है मेवाड़ राज्य में जागीरदार को 1/6 हिस्सा राजा को देना पड़ता था, उसके बारे में हमने बात करी। उसके बाद हमने बात करी कर प्रणाली। कर प्रणाली में भू राजस्व की विभिन्न दरें थी। ठीक है, जैसे कि बिघोड़ी प्रथा चलती थी, लाटा कुत्ता, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। 1/3 1/4 भाग जो है लगभग जो है भू राजस्व में दिया जाता था। उसके अलावा भी अन्य प्रकार की जो लाग बागें हैं वो देनी पड़ती थी, और जिस वजह से किसान के पास मात्र 2/5 हिस्सा ही जो है उसके पास बच पाता था। उसके बाद हमने बात करी उद्रंग क्या था, भाग क्या था और हिरण्यक क्या था। उद्रंग के अंदर हमने देखा जो किसान है, जो कि उसका वास्तविक स्वामी है, उससे जो कर एक निश्चित उपज का एक हिस्सा लिया जाता था उसको उद्रंग कहा जाता था। भाग यानी कि एक ऐसी भूमि जिस पे किसी का भी स्वामित्व नहीं है और उस पे जो कर लिया जाता था उसको भूमि लाग कहा जाता था, भाग लाग कहा जाता था। और तीसरा हमने देखा हिरण्यक। तो हिरण्यक के अंदर हमने क्या बात करी कि भाई जो मुद्रा के रूप में जो वसूल किया जाता है, क्योंकि ये दोनों जो है ये तो उपज के रूप में वसूल कर रहे थे और ये मुद्रा के रूप में वसूल कर रहे थे, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने देखी। उसके साथ साथ हमने बात करी सायरा जिहाद कर। तो सायरा जिहाद कर यानी कि भू राजस्व के अतिरिक्त जो विभिन्न प्रकार के कर लेते थे उसको सायरा जिहाद कर कहा जाता था। जैसे वस्तु की बिक्री के ऊपर कर लग जाता था, टोल नाका जो है टोल टैक्स लगता था, चुंगी कर जिसको कहा जाता है, फरोही कहा जाता था जो व्यवसाय से संबंधित हो गया, नाता यानी कि विवाह
विधवा जो है स्त्री, उससे विवाह के अवसर पर लिया जाता था। गरेची का मतलब देखा बिना अविवाहित स्त्री या फिर जो विधिवत विवाह के बिना ही किसी स्त्री को रखना, उसको कहा जाता था। दान या शुल्क के अंदर हमने देखा जो आयात निर्यात पर जो कर लगता था उसको हम क्या कहते थे, दान या फिर शुल्क कहते थे। उसके बाद हमने बात करी जो मध्यकालीन राजस्थान के अंदर विभिन्न किसान वर्ग कौन कौन से थे। तो जैसे बापीदार या बिस्वेदार किसान थे जो कि मालिक हुआ करते थे अपनी भूमि के, ठीक है, उनको विभिन्न रियायतें प्राप्त थी। दूसरा आते थे रैयती। तो रैयती के अंदर हमने देखा कि भाई 1 साल के लिए पट्टे पर रखा जाता था। तीसरा देखा था नानकर जो कि बेगार वगैरह देते थे। चौथा हमने देखा पाही कास्ट। तो पाही कास्ट में हमने देखा था कि भाई इनके पास कोई भूमि तो नहीं होती थी, ये दूसरे गाँव में जाके जो है कृषि संबंधी कार्य करते थे, तो इनको पाही काश्तकार के नाम से भी जाना जाता था। और पांचवा हमने देखा शिकमी काश्तकार। शिकमी काश्तकार यानी कि ये गैर बिस्वेदार थे, यानी कि इनके पास किसी भी प्रकार की भूमि नहीं थी, ये गांव के अंदर जो दूसरे किसान थे उनके खेतों पर ये कार्य करते थे, इनको कहा जाता था शिकमी काश्तकार। उसके बाद हमने बात करी रियायती। रियायती यानी कि ऐसे वो किसान हुआ करते थे जिनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हुआ करते थे, रियायत प्राप्त थी यानी कि विशेषाधिकार प्राप्त थे। घेवती के बारे में हमने क्या देखा, तो जो ऐसे किसान जो कि स्थायी रूप से अपने गांव के अंदर ही निवास करते हैं, वहीं खेती करते हैं, उनको क्या कहा जाता था, घेवती कहा जाता था। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। उसके बाद हमने बात करी प्रमुख प्रकार की लाग बाग हैं। उसमें लाग बागों के 2 प्रकार देखे, नियमित और अनियमित। नियमित यानी कि जो स्थायी है, फिक्स्ड लाग बाग, फिक्स्ड रेट से जब हम या फिर स्थायी दर से जो हम लाग लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, नियमित लाग बाग, नियमित। और दूसरा अनियमित यानी कि जो है इसमें रेट्स वगैरह क्या होती है, चेंज होती रहती है, उसको हमने कहा। फिर हमने बात करी राली लाग क्या होती है। राली लाग यानी कि जो एक गद्दा बनाया जाता था किसान अपने कपड़ों से और वो जो कर के रूप में देता था जागीरदार को, उसको राली लाग। दस्तूर यानी कि एक प्रकार से रिश्वत। नजराना यानी कि जो जागीरदार अपने शासक को देता था। न्योता लाग यानी कि जो जागीरदार के विवाह के अवसर पर जो कर लिया जाता था बच्चों के, ठीक है। चौवरी कर यानी कि जो किसान के बच्चों के विवाह के अवसर पर ये लिया जाता था। कुंवर जी का घोड़ा जो है वो यानी कि जब जागीरदार का लड़का बड़ा हो जाता था उसके जो घुड़सवारी को सिखाने के लिए जो कर लिया जाता था। खिचड़ी कर यानी कि जो सेना के ठहराव के संबंध में जो कर लिया जाता था उसको खिचड़ी कर कहा जाता था। जाजम लाग यानी कि भूमि का जो विक्रय वगैरह किया जाता था उस संबंध में जो कर लगता था। अंग लाग यानी कि जो किसान के परिवार हैं उनके सभी जब जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर जो कर लगता था एक निश्चित, उसको कहा जाता था अंग लाग। उसके साथ साथ हमने बात करी सिंगोटी, ठीक है। सिंगोटी के बारे में हमने क्या देखा कि भाई मवेशियों के विक्रय के ऊपर जो कर लगता है उसको सिंगोटी कहा जाता है, ठीक है। बकरा लाग यानी कि जो बकरा वगैरह देना पड़ता था कर के रूप में उसको। और गनीम बराड़ के बारे में हमने देखा, मेवाड़ के अंदर ये लगता था युद्ध कर। तो आई होप ये क्विक रिवीजन था इसके अंदर, और आई होप आप लोगों को ये जो है लेक्चर सीरीज समझ में आई होगी। और ये जो चैप्टर है आज हमारा जो है मध्यकालीन राजस्थान की जो राजस्व व्यवस्था है ये कंप्लीट होता है। और इसके साथ अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें प्रशासनिक व्यवस्था को डील करेंगे। उसमें सामंतों की जो विभिन्न श्रेणियां थी उनको हम डिस्कस करेंगे, और इस आधार पर जो है हम उस अगले चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको क्विकली सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और आप सब लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। और हम चाहते हैं कि अफोर्डेबल एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवाना, जहाँ पर हम एक ऑथेंटिक कंटेंट जो है यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करवा सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।